नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेरी बिग गुड इवनिंग। अपने साम्राज्य के थर्ड जनरेशन के जो मुगल सम्राट अकबर हैं, आज उसके विषय में हम लोग जानेंगे। आपको पता है, दिल्ली सल्तनत के बाद जब उसके दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा पूरी तरीके से पराजित किया जाता है, युद्ध भूमि में ही इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं। उसके बाद बाबर के द्वारा अगले 200 साल तक भारत पे कौन राज करेगा, इसकी नींव डाल दी जाती है। ऐसे में जिस तरीके से बाबर ने एक साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया, हुमायूं किसी तरह लड़खड़ाते हुए उस चीज को आगे बढ़ाए, परंतु उसमें उन्हें विजय हासिल नहीं हुई। लेकिन अकबर के विषय में जब आज हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि अकबर ने कितना बड़ा योगदान दिया अखंड भारत के निर्माण में। ठीक है, अब यहां अखंड भारत कहने का मतलब यह हुआ कि भारत तो वैसे ही अखंड है, लेकिन जो इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है, उसके विषय में हम लोग यहां पर जानेंगे। और आप लोगों का जो डायमेंशन वाली क्लास चल रही है, जिसमें विभिन्न राजाओं के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूं, उसमें आज ये दूसरा दिन है और आज हम लोग अकबर के बारे में जानेंगे। विभिन्न महत्वपूर्ण 50 राजाओं के बारे में आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है। आइए इस क्लास का जो डायमेंशन है पहले उसे समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, ये क्लास विद्याश्री लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है, आप यहां पर भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के जो यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के कोर्सेज हैं वो चलते हैं। आप इस नंबर पे इंक्वायरी ले सकते हैं। नंबर है 7779922221। सबसे पहले देखो, आज हम लोग जो अकबर के विषय में पढ़ेंगे, फुल डिटेल इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अकबर का जो संपूर्ण विवरण है, ठीक है, उसमें उनका प्रारंभिक जीवन और गद्दी पर उनकी बैठने की जो कहानी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अकबर के द्वारा कैसे साम्राज्य का विस्तार किया गया, अकबर की प्रशासनिक नीतियां क्या थी, मनसबदारी हो या फिर उनके द्वारा जो जागीरदारी प्रणाली थी या फिर जो उनकी धार्मिक नीति थी, राजपूत नीति थी, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उनके काल में जो कला, संस्कृति, साहित्य में जिस तरीके से विकास हुआ, अकबर के उत्तराधिकार के विषय में, उनकी मृत्यु के बारे में, और यूपीएससी के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो भी आप लोगों को मैं यहां पर बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि तमाम इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से डिजाइन करके आप लोगों के सामने रखा गया है। और देखो, ये क्लास देखने के बाद आपको इससे मतलब इस क्लास के अलावा आप यूपीएससी की एग्जाम लिख रहे हो या स्टेट पीसीएस की, अकबर के विषय में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके पूरा नाम को अगर कहा जाए तो ये पूछा जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इनका जो पूरा नाम है। इससे पहले मैंने अशोक, सम्राट अशोक का वीडियो डाला है, वो आप लोग जरूर देखिएगा। भारत के सबसे प्रभावशाली मुगल शासकों में से एक, इनके पिता का नाम क्या है, हुमायूं। इनके दादा का नाम क्या है, बाबर। एनसीईआरटी वाले क्लास में आप लोगों को पूरा वंशावली मैंने बताया था। ठीक है, और इनकी जो गद्दी पर ये बैठ रहे हैं 1556 में, 1605 में इनकी मृत्यु हो रही है, यानी कि 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक इन्होंने भारत पे शासन किया। और इनका जो कुशल प्रशासन था, धार्मिक सहिष्णुता थी, और इनका जो सैन्य विजय के लिए इनका जो अपना एक कुशल रणनीति था, उनके लिए इन्हें जाना जाता है। एक बार फिर से संक्षिप्त में डिटेल, जन्म अगर पूछा जाए तो 15 अक्टूबर 1542, अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है ये। ठीक है, और एक राजपूत घराने में इनका जन्म हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। पिता का नाम हुमायूं है, माता जो है हमीदा बानो बेगम है, संरक्षक बैरम खां है। प्रारंभ में इनके ही दिशा निर्देश पे सारे जो प्रशासनिक कार्य हैं वो संचालित किए जाते थे। बाद में जैसे ही अकबर जो है प्रबुद्ध हुए, उसके बाद जो है शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। गद्दी पर बैठना और प्रारंभिक चुनौतियां इनकी काफी थी। बहुत सारे आमिर उलेमा वर्ग थे, बहुत सारे दरबारी गुटबंदी वहां पे चलती थी, जिसके कारण अकबर को प्रारंभिक दौर में प्रशासनिक स्तर पे कार्य करने में बहुत दिक्कत हुआ और विजय अभियान भी जो है रुके रहे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपने शासन अपने हाथ में बागडोर लिया, उसके बाद विजय अभियान जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और एक स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है मुगल काल को। मतलब मुगलिया सल्तनत के लिए अकबर का काल जो है वो स्वर्ण युग है। वहीं चित्रकारी के रूप में पूछेगा तो जहांगीर का काल। ठीक है,
1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, जिसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें शॉर्ट में हेमू कहा जाता है, उनको हराते हैं और दिल्ली की सत्ता जो है प्राप्त करते हैं। इसमें इनको बहुत कठिनाई हुआ था। एक तीर चलाते हैं और हेमू के आंख में जाकर लग जाती है, जिसके बाद सेना जो है वो वहां पे समर्पण करती है। वरना हेमू जो है ऐसा नहीं है कि बहुत कमजोर शासक थे, इन्होंने अकबर का छक्का छुड़ा दिया था, ठीक है। लेकिन लास्ट में रणनीतिक जो तीर लगता है उनकी आंखों में, जिसके बाद जो है वहां पे हेमू की मृत्यु होती है और अकबर जो है वो दिल्ली की शासन की गद्दी पर बैठते हैं। बैरम खां और उनकी ओर से प्रशासन जो है प्रारंभ में चलता है। मैंने आपको बताया भी कि फिर 1560 में, ठीक है, ये डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा, 1560 में अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया था। ये देखो, ये वाली तिथि आपको याद रखना है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, ऐसा पूछा जाता है, एमपी से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी आप हो, तो स्टेट पीसीएस के लिए भी ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन्य विजय और साम्राज्य विस्तार की अगर बात की जाए तो डेट तो आपको नहीं याद रखना है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिसको मैं बताऊंगा कि याद रखना। जैसे यहाँ पे चित्तौड़ 1576 में ये विजय कर रहे हैं। रणथंभौर की बात की जाए तो 1568 में कालिंजर का युद्ध, जो इन्होंने कालिंजर पे विजय प्राप्त किया 1569, ठीक है, ये 3 डेट। लेकिन हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 में, जिसमें महाराणा प्रताप को इन्होंने हराया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अकबर के सेनापति यानी अकबर के सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो मान सिंह कर रहे थे, ठीक है। हालांकि महाराणा प्रताप ने बाद में भी गुरिल्ला युद्ध जो है वो जारी रखा था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 आपको याद रखना है। ये सारा राजस्थान विजय इनका हुआ। गुजरात अभियान का बात किया जाए तो 1572 में तटीय व्यापार पर नियंत्रण इन्होंने इस समय पाया। 1572 में इनके द्वारा प्रथम बार समुद्र को देखा गया, जिसके बाद इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। समुद्र देखने के एवज में बुलंद दरवाजा का निर्माण प्रारंभ करवाए थे, अकबर के द्वारा किया गया था। बंगाल और बिहार की अगर विजय अभियान की बात की जाए, मान सिंह के नेतृत्व में ही हुआ था। 1574 से 76 के बीच में बंगाल और बिहार इनके अंडर में आ गया था। जहां तक बात करें कश्मीर की और काबुल की, तो 1586 से लेकर 95 तक उत्तर पश्चिम क्षेत्र को इन्होंने बहुत ही मजबूत कर लिया था, दुर्गीकृत कर लिया था, ठीक है। तो ये कुछ सैन्य विजय और अभियान था। प्रशासनिक सुधार की बात की जाए तो धार्मिक नीति है, मानवीय स्थिति को देखते हुए कुछ नीतियां थी, है ना, राजपूत नीति था, मनसबदारी की व्यवस्थाएं थी, जागीरदारी प्रणाली थी। ये सारा चीज एनसीईआरटी में भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे एनसीईआरटी में कोर्स परचेज किए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे शॉर्ट में आप लोग समझिए कि इन्होंने जजिया कर को हटा दिया था। भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर यहाँ पे लगाया गया था, फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। लेकिन अकबर के द्वारा जजिया कर जो है वो हटा दिया गया था। धार्मिक सहिष्णुता के जो नीति है उसको अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। सबसे बड़ी बात है तीर्थ यात्रा कर या व्यापार कर जो लगाया जाता था हिंदुओं पर, वो इनके द्वारा क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। 1582 का एक समय था जब इन्होंने दीन इलाही की स्थापना की, और इसमें कुछ नहीं था, सारे विचार को एकजुट करके मूल तत्व की खोज की, सत्य की खोज की इन्होंने इसमें प्रयास किया था दीन इलाही में, ठीक है। और एक नई आध्यात्मिक विचारधारा इसमें प्रस्तुत करने का, इसमें अबुल फजल हो गए, ये सब जो है मदद भी किए थे। बहुत सारे जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी उनके द्वारा लिखा गया था, वो भी आपको अभी आगे मैं बताऊंगा। मनसबदारी प्रणाली की बात की जाए, जैसे दीन इलाही आ रहा है 1582 में, मनसबदारी प्रणाली अकबर के शासन के 14वें वर्ष में लागू किया गया, ठीक है। अब मनसबदारी प्रणाली क्या था, ठीक है, तो मनसबदारी में 2 चीज इंपॉर्टेंट था, एक जात और एक सवार, ठीक है। जात और सवार, जिसका जितना ऊंचा जात रहता उसको उतना ज्यादा घुड़सवार मिलता और पेमेंट भी मिलता था। तो मनसबदारी व्यवस्था एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को कंप्लीट वीडियो में दूंगा, लेकिन अभी आपको अकबर के विषय में संपूर्ण विवरण, जैसे उनकी प्रशासनिक सुधार में कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं जो आप लोगों से पूछे जाएंगे, अब आपको डिनोट कर लेना है, ये नोट कर लेना है अपने शॉर्ट नोट्स अगर आप बना रहे हैं। मनसबदारी प्रणाली, वैसे एनसीईआरटी में मैंने आप लोगों को ये चीजें बताया है।
सैनिकों और अधिकारियों को वेतन व पद देने का व्यवस्था प्रणाली था। ये मैंने जैसे आपको बताया, मान लो जात किसी को 5,000 मनसबदार अगर प्रदान किया गया है तो उसको सवार दिया जाएगा 10,000। सिंह अस्पा और 2 अस्पा की नीति जहांगीर के काल में लागू की गई थी, ठीक है, कि जितना मनसबदार रहेगा उसका दुगना उसको सवार मिलेगा। सवार कहने का मतलब है घुड़सवार, घोड़ों की संख्या भी दुगनी रहेगी। तो 5,000 अगर मनसबदार प्राप्त हो रहा है यानी 5,000 सैनिक उनको दिया जा रहा है और घोड़े की संख्या 10,000 रहेगी। यह जहांगीर के काल में था, जबकि अकबर के काल में 5,000 सैनिक 5,000 घोड़ा, ठीक है, जिसको भी जिस तरह का मनसबदारी प्राप्त हो रहा है। अब इसमें क्या होता था कि इसलिए दुगना दिया जाने लगा घोड़ा, क्योंकि होता यह था लंबी लंबी यात्राएं की जाती थी, घोड़े थक जाते थे वजन के कारण, अनाज वगैरह लोड रहता था घोड़ों के ऊपर, तो फिर क्या किया जाता था, माल ट्रांसफर कर दिया जाता था और दूसरे घोड़े में डाल दिया जाता था ताकि एक घोड़ा को क्या हो जाए, रिलैक्सेशन मिल जाए। तो ये एक नीति थी। मनसबदारी प्रणाली के माध्यम से इसने अपने पूरे साम्राज्य में, ठीक है, प्रशासन को बहुत बेहतर तरीके से इसने पकड़ लिया था। इन मनसबदारी व्यवस्था में जो पेमेंट दिया जाता था, ठीक है, ये पेमेंट दिया जाता था जागीर के रूप में। यानी कि मान लीजिए आपको 5,000 मनसबदारी जो है प्राप्त हो गई तो उसको वेतन 2 रुपए के हिसाब से मिल जाएगा, यानी 10,000 रुपया वेतन मिलना आपको प्रारंभ हो गया। घोड़े का रख रखाव के लिए अलग से आपको पेमेंट मिल रहा है, लेकिन जहां पेमेंट नहीं देना है उनको एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए, ठीक है, और फिर वो भूमि का टुकड़ा ट्रांसफर होते रहता था दूसरे आदमी को। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी जो है उसमें जो है जागीर वतन नहीं होता था, क्योंकि जागीर का भी अपना एक क्राइटेरिया होता था, जैसे वतन जागीर, तो वो उसको मिलता था जो राजा महाराजा के राजकुमार होते थे, यानी कि वंशानुगत वो चलता आ रहा है, जो औरंगजेब के काल में पलट के रख दिया गया था। लेकिन तनख्वाह जागीर क्या था, तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है, जागीर आपको दे दिया जाएगा। जब आप अपने सर्विस को छोड़ देंगे उसके बाद आपकी वो जागीर वापस चली जाएगी। राजस्व प्रणाली में जब्ती प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि टोडरमल के द्वारा बहुत ज्यादा विचार करके लागू किया गया था। जब्ती प्रणाली में क्या था, टैक्स आपको टाइम पे देना है, टैक्स आप टाइम पे नहीं दिए आपकी भूमि जब्त कर ली जाएगी। मतलब कि कॉर्नवालिस का जो 1793 में लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त, कुछ इसी तरीके से ये था, लेकिन इसमें बीच में जमींदार नहीं थे, डायरेक्ट टैक्स पहुंच जाता था किसानों के माध्यम से जो है वो राजा के पास, ठीक है। तो इसमें भी भूमि का जो है ना बहुत सारा क्राइटेरिया तय किया गया, मुख्य रूप से 3। एक जो उच्च मतलब की उपज पैदा करने वाला भूमि है, एक मध्यम भूमि जो पैदा कर रहा है अनाज को, ठीक है, और एक जो बंजर भूमि है, तो उसका भी अलग अलग नाम था। हालांकि आपसे ये पूछा जाएगा जब्ती प्रणाली के विषय में तो आपको अकबर को टिक करना है, अगर ऑप्शन में 4 राजा का नाम दिया जा रहा है तो, जो कि मुगल काल से संबंधित होंगे। धार्मिक नीति की बात की जाए तो सुलह कुल है ना, इबादत खाना और हिंदू मुस्लिम विवाह, ये धार्मिक नीति में था। हिंदू मुस्लिम विवाह को आप राजपूत नीति से भी जोड़कर देख सकते हैं। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति इनके द्वारा अपनाई गई थी। यह बोलते थे सुलह कुल सर्वधर्म संभाव, यानी कि सभी धर्मों का यह सम्मान करते थे, ठीक है। इबादत खाना जो कि 1575 में आया, 1582 में आपको बताएं दीने इलाही, लेकिन पहले इबादत खाना में आया जो बाद में धर्म संसद बन गया था। इसमें मेहरजी राणा वगैरह थे, ठीक है, यानी हिंदू बौद्ध सिख ईसाई सभी धर्म के लोग वहां पे जो गुरु होते थे वहां बैठ के सत्य की खोज करते थे, ठीक है। और उसके बाद वहां पे अबुल फजल जो है उन सारे बहस को संकलित करके एक पूरा डिटेल तैयार किए थे, और उस डिटेल के बाद अकबर जो है उपाधि ले लिए थे, जिसको वीए स्मिथ ने मूर्खतापूर्ण बताया था, ठीक है। तो अब आप लोगों को कमेंट करना है वो उपाधि का नाम क्या था, ठीक है। इबादत खाना 1575 में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के विचार विमर्श हेतु फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया था। तो इसमें क्या हुआ, शुरू में सत्य की खोज के लिए जितने भी इस्लामिक स्कॉलर थे जो जानकार थे बैठे थे, तो सत्य की खोज में बहस इतना हो गया कि वहां पे मारपीट की जो है स्थिति उत्पन्न हो गई। तब अकबर ने कहा कि नहीं, यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को जो है बैठाया जाए और सत्य की खोज का विचार विमर्श किया जाए, ठीक है। राजपूत नीति की जहां तक बात की जाए तो इसमें कहा गया कि ठीक है, जो राजपूत कन्याएं होंगी उनकी जो शादी विवाह होगा है ना मुगल शहजादों से राजकुमारों से, तो उनको धार्मिक छूट दिया जाएगा, कृष्ण की वो उपासना कर सकते हैं, राम की उपासना कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अकबर का बहुत दूरदृष्टि था, क्योंकि वो अच्छे से समझते थे, भले ही साम्राज्य के रूप में यहाँ पे एक जो है राजा के रूप में अकबर बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें पता था कि यहाँ की प्रजा जो है वो हिंदू है अधिकांश, और हिंदुओं में अपनी विचारधारा को जो है
वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनाए रखने के लिए वो इस तरह की नीतियों को लागू किए थे। और यही कारण है कि स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है, जबकि बाद में औरंगजेब ने सारी चीजों को पलट कर रख दिया था। सांस्कृतिक और स्थापत्य योगदान की जहां तक बात की जाती है तो फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, इलाही कैलेंडर, नवरत्न, तो इसमें नवरत्न सबसे इंपॉर्टेंट है। नवरत्न में सबसे इंपॉर्टेंट तानसेन संगीत के लिए बीरबल थे, जो कि हमेशा उनसे जो है बहस चलते रहता था, मजाक चलते रहता था, जो है इक्का दुक्का पहेलियां बुझाया जाता था, पर डे ये चीजें चलते रहती थी। अबुल फजल जो है अकबरनामा, ये सब जो है जो लिखा गया वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया, एक तरह के दरबारी कवि इतिहासकार आप कह सकते हैं। फैजी थे राजा टोडरमल, टोडरमल को मेनली जाना जाता है राजस्व सुधार के लिए। राजा मान सिंह जो थे नवरत्न में सैनिक गुण के लिए इनको जो है जाना जाता है। अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम जैसे विद्वान दरबार को क्या करते थे, सुसज्जित करते थे। ठीक है, थंबनेल में आपने देखा भी होगा कि मैंने वही थंबनेल उठा के बनाया है ताकि आप नवरत्न को वहां पे समझ सके। इलाही कैलेंडर, इसमें नवग्रह प्रणाली पर आधारित ये कैलेंडर थे। ठीक है, बुलंद दरवाजा मैंने आपको बताया कि गुजरात अभियान के बाद इसका निर्माण किया गया। फतेहपुर सीकरी एक तो पूरा शहर के रूप में ही इसे बसाया गया था। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। देखो जो बच्चे नए हैं, जो अभी तक हमारी एकेडमी से नहीं जुड़े हैं, आप लोग जुड़िए। 999 रुपए में कंप्लीट एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस, इवन सब कुछ हम इसमें इनपुट में डाल के समझा रहे हैं। करंट अफेयर कहने का मतलब है कि कोई भी चीज, जैसे आप ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, करंट अफेयर में कुछ चीजें चल रही हैं जो उसको कोरिलेट करता है, वो मैं आपको जोड़ के बता रहा हूं। ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा विद्याश्री लर्निंग ऐप पे, एनसीईआरटी का कोर्स लगा हुआ है 999 रुपया में। यहाँ पे नंबर है 777999221, आप इस पे कॉल कीजिए, आपको फुल असिस्टेड यहाँ पे मिलेगा, जो भी जानकारी आप चाहते हैं सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट मालवा विजय, ठीक है, राजस्थान विजय, गुजरात विजय, बंगाल बिहार अभियान, काबुल कश्मीर और दक्कन विजय। दक्कन विजय 1591 से 1600 अपने शासन के अंतिम समय में दक्षिण की ओर ये मूव किए थे। ठीक है, जिसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर के खिलाफ इन्होंने सैन्य अभियान किया था। ये पीडीएफ आप लोगों को मैं ग्रुप में दे दूंगा, जो बच्चे ग्रुप में ऐड है, ठीक है, उन्हें टेंशन नहीं लेना है, ये सारा चीज लेकिन आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, मतलब देखो पढ़ाई का सबसे बड़ा नियम भी यही है कि आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आप उसको इजी वे में ना लें, क्योंकि आप जितने भी नए विद्यार्थी अभी तैयारी में जुड़े हुए हैं, आपका भविष्य उज्जवल तभी होगा जब आप बहुत गहनता के साथ तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अकबर की प्रशासनिक नीतियां, केंद्र और प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, और राजस्व सुधार, इसमें एक बार नजर डालिए। मनसबदारी प्रणाली, इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि पद और जागीर के विषय में भी डिटेल में बताएं, रिकॉल करवा रहे हैं। फिर यहाँ पे सूबा, सरकार, परगना, ग्राम प्रशासन की व्यवस्था। जैसे आज देखो भारत में हम लोग कहते हैं कि ये पूरा देश का हम लोगों ने बात किया, फिर स्टेट का बात करते हैं, फिर उसके अंदर जिला का बात करते हैं, फिर अनुमंडल का बात करते हैं, प्रमंडल का बात करते हैं और प्रखंड का बात करते हैं। उसी तरीके से मुगल काल में जो बांटा हुआ था, सूबा, सूबा को देखते थे सूबेदार, ठीक है, उसी तरह सरकार मतलब जिला होता था। सब सर्वाधिक सरकार किसके राज मतलब शासन काल में था, औरंगजेब के शासन काल में। ठीक है, फिर यहाँ पे है ग्राम जो राजस्व सुधार है उसके बारे में बात किया जाए तो जब्ती प्रणाली के बारे में मैंने अभी आपको कर्नवालिस के साथ जोड़ के बताया। फसलों के अनुसार भूमि कर निश्चित किया गया था, जो कि मैंने आपको बताया। किसानों को उचित कर राहत और दस्तावेजीकरण की भी सुविधा दी गई थी। सही बात यह है, ध्यान से अगर सोचोगे तो शेर शाह सूरी के द्वारा जो भी, ठीक है, सुधार किया गया था, शेर शाह सूरी के द्वारा जो भी सुधार किया गया था, अकबर के द्वारा बस उसे आगे बढ़ा दिया गया। यह सवाल पूछा भी जाता है कि अकबर के द्वारा की गई जो भी सुधार थी प्रशासनिक, कहीं वो शेर शाह सूरी के द्वारा किए गए सुधार का कॉपी तो नहीं था, ये मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता में मैंने आपको बताया जजिया कर कब इन्होंने समाप्त किया, 1564 में। सुलह कुल की नीति अपनाई, सर्वधर्म समभाव मैंने आपको बताया। राजपूत नीति में कई राजपूत जो राजकुमारियां थी उनका विवाह जो हुआ मुगलिया घराने में, जैसे जोधाबाई को आप देख सकते हैं। 1575 में इबादत खाना, रिकॉल करो, विभिन्न धर्म के मतलब विद्वानों को धार्मिक चर्चा के लिए वहां पे आमंत्रित किया गया।
दीने इलाही में 1582 में इसे लाया गया। सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को मिलाकर एक नया धार्मिक विचार इसमें प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसी में जब ये लेते हैं उपाधि तो बीए स्मिथ कहते हैं कि अब ये पोप हो गए। ठीक है, और इसको एक मूर्खता के रूप में उन्होंने बताया था। ठीक है, अकबर की कला और संस्कृति की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में, आगरा का किला 1573 में और बुलंद दरवाजा 1575 में। साहित्य शिक्षा की बात की जाए तो अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा, बिरबल और अबुल फजल जैसे विद्वानों को इन्होंने संरक्षण दिया। संस्कृत हो, फारसी हो, हिंदी हो और अन्य भाषाओं को प्रोत्साहन दिया। इनके ही शासनकाल में रामचरितमानस लिखा गया था गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, संगीत और चित्रकला में तानसेन को संरक्षण मिला। और मुगल चित्रकला शैली तो खैर इसके लिए एक अलग ही वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे खानदान तैमूरिया, हज़्मनामा, रज़्मनामा, इन सब के बारे में बताएंगे। ठीक है, जब आप इसका मुगल चित्रकारी को देखोगे कि किस तरीके से बहुत ही ज्यादा उत्कर्ष पे ये चीजें पहुंची थी। 27 अक्टूबर, देखो अक्टूबर में इनका 15 अक्टूबर को जन्म हो रहा है और 27 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो रही है, मानी एक ही मंथ में इनकी मृत्यु हो रही है। ईयर अलग है, 1605 में। ठीक है, जन्म कब हुआ कमेंट करके बताना, अभी आप लोगों को बताएं। इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो है सलीम यानी जहांगीर, और अकबर को एक कुशल प्रशासक, रणनीतिकार, धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये आप लोग जरूर बताइएगा। एनसीईआरटी का बैच आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उसमें आप लोगों को 999 रुपया में 1 साल का पूरा कोर्स दिया जा रहा है। ठीक है, यानी पर डे आपको 2.5 से 3 रुपया का कॉस्ट आ रहा है। आप सभी जुड़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।